गेम जिसका नाम है खामोश ये अदालत है। ये थोड़ा सा लंबा खेल है। ओरिजिनली ये 3 घंटे का खेल है, लेकिन हमने इसको एडिट किया है। काफ़ी मेहनत की है इन बच्चों ने, लेकिन चूंकि बड़ा भी था और टाइम भी हमारे पास कम था और फिर और पेपर्स भी होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, तो कहीं कहीं कुछ अगर गड़बड़ हो जाए तो उसको इग्नोर करें और मुझे सपोर्ट करें। एनर्जी बस ये हाई रखें अपनी, और बाकी आप उनको एनर्जी देते रहें अपनी तालियों से। तो आइए खेल देखते हैं, खामोश ये अदालत है। अच्छा, तो ये जगह है। अरे अंदर आइए। आउच! अरे क्या हुआ? उंगली चटकनी में आ गई। हाय राम, ये पुराने जमाने की चटकनों के साथ यही तो मसला है। दांतों में दबाइए, आराम आ जाएगा। कोई बात नहीं, मेरे साथ यही होता है। वैसे इस वक्त मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सब दूसरों के साथ स्टेशन पर उतरी और अचानक कितने दिनों के बाद एक फरहत सी महसूस कर रही थी। बहुत अच्छा लगा। वजह? पता नहीं, बहरहाल तुम्हारे साथ यहाँ आते हुए खुशी सी हो रही है। अच्छा लग रहा है कि बाकी सब पीछे रह गए और हम फराटे भरते हुए आगे निकल गए, है ना? हाँ वाकई, मुझे तेज चलने की बिल्कुल आदत नहीं है, लेकिन आप जिस जोश भरे अंदाज से चल रही थी, आपकी तेज चाल का असर मुझ पर भी हो गया। वैसे तो मैं इतना तेज नहीं चलती, लेकिन आज वाकई ही बहुत तेज चली। बस दिल में कुछ समा गई कि इन लोगों से आगे निकलूं, आगे कहीं दूर, बहुत दूर तुम्हारे साथ। मेरे संग? हाँ, तुम मुझे अच्छे लगते हो। क्या क्या मैं तो हाँ, तुम वाकई ही बहुत नफीस आदमी हो और तुम दिल के बहुत अच्छे हो। और एक बात और कहूँ, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। हैं? हाँ, और हाँ, ये हॉल भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये हॉल हाँ काफी पुराना है। गांव की जो भी तकरीब होती है इसी हॉल में की जाती है। जब भी आजकल भजन की प्रैक्टिस नहीं हो रही है, वरना औरतों का काम तो शाम तक खत्म ना हो। अच्छा, तुम्हारी बीवी भी तो किसी भजन मंडली में शामिल है? गलत, मेरी बीवी नहीं, मेरी भाभी। मेरी तो कोई बीवी नहीं है। ओहो, तो फिर ये किस लिए है? अच्छा, ये खिलौना ये मेरे भतीजे के लिए। आपको ये खिलौना पसंद आया? हाँ। वैसे मेरी शादी नहीं हुई, कोई खास वजह तो नहीं है। जो भी मैं कमाता हूँ इसमें बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है, इसलिए शादी नहीं हुई। आपको पता है आजकल यहाँ पिछले दिनों मैजिक शो हुआ था, जैसे हाथ की सफाई, मिस मैरिडम वगैरह। तो तुमने देखा था? लीजिए, ये क्या बात कर दिया आपने। यहाँ जो भी शो होता है मैं जरूर देखता हूँ। अच्छा। हाँ, और क्या, इस बस्ती में इस चीज के अलावा और तफरीह है ही क्या? हाँ, ये तो है। वैसे कोई जादू करीब से भी देखा है? करीब से? हाँ, अच्छा खासा करीब से तो नहीं देखा, मगर ये क्यों पूछ रही हैं आप? अरे, ये लोग कैसे करते हैं ये काम? जबान काट दी, फिर उसे जोड़ दिया, कैसे कर लेते हैं ये काम? जबान? अच्छा, जबान बड़ा मुश्किल है बताना। लेकिन मुझे कुछ बताओ तो सही। अच्छा, जैसे मेरी जबान अब ये। अच्छा, देखो। अच्छा, तो ये जैसे मेरी जबान। अरे, ये लोग अभी तक आए क्यों नहीं है? चलते थोड़ी है, रेंगते हैं। भला आदमी में कोई चुस्ती फुर्ती होनी चाहिए। अच्छा, तो मैं अपनी जबान की बात कर रहा था। अरे, स्कूल में पता है मेरे साथ क्या होता था? इधर घंटी बजी, उधर मेरा कदम दहलीज में। पिछले 8 वर्षों में एक मर्तबा भी तो मेरी सर्जनिश नहीं हुई। लगता है बड़ी पक्की उस्तानी है आप। नहीं नहीं, उस्तानी है भाई, पक्की कहाँ से नजर आती हो? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। नहीं, कह दो जो कहना चाहते हो। पक्की उस्तानी से मेरी मुराद ये थी जो लिखाती है, पढ़ाती है, मेरा मतलब बच्चों को। हाँ, अरे ये बच्चे तो बड़ों से लाख दर्जे अच्छे होता है। कम से कम इन्हें ये जोम तो नहीं होता कि वो सब कुछ जानते हैं। किसी किस्म का खुन्नास उनके अंदर नहीं समाया होता। और ना ये करते हैं कि पहले तुम्हें झटका लगाया और फिर भाग खड़े हो। अरे भाई, जरा खिड़की खोलो। अब जान में जान आई। अच्छा, वो जबान वाली बात तो पीछे। अरे नहीं नहीं भाई, इस वक्त नहीं। अच्छा ठीक है, कब तक खड़ी रहेंगी आप? बैठ जाएं, खड़े खड़े आपके पाँव दर्द करने लगेंगे। अरे, खड़े रहने की आदत है मुझे, खड़े रहकर ही पढ़ाती हूँ। खैर से इंक्वायरी कराई जा रही है, शौक से कराए इंक्वायरी। मेरी टीचिंग पे कोई हर्फ नहीं रख सकता। इसमें अपनी जान खपाई है, इतना खपाया है कि खुद को खाक कर लिया। मुझ पे कोई तोहमत ही जोड़ देंगे ना तो जोड़ दे, मुझे निकाल देंगे ना तो फिर निकाल दे। ये लोग कौन होते हैं ये कहने वाले, ये करो ये मत करो? मेरी अपनी जिंदगी, अपना इख्तियार है, मैं जो चाहूंगी करूंगी, मैं खुद तय करूंगी।
मैं जाऊं? देखो ये लोग नहीं, आते। मैं सीधे उसी प्रोडक्ट जाती। अच्छा ठीक है। वैसे आपकी तबीयत तो अच्छी है ना? क्या फजूल बात है, मुझे क्या हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वो लड़का कितना प्यारा है, मेरा बस्ता लेकर चलता है, ये कहता है करूँगा प्यार मैं तुमसे, मगर मम्मी ये कहती है अभी बच्ची हो तुम, वाली उमरिया है, नहीं ये उम्र शादी की, नहीं ये उम्र शादी की। हाँ तो मिस्टर, क्या है सामान। तुम्हारा? हाँ तो मिस्टर सामान, आज हम क्या करने वाले हैं? मंदिर के करीब इश्तिहार लगा देखा था, तरक्की पसंद थिएटर ग्रुप का अदालती ड्रामा पेश करेंगे, मतलब अदालत का नाटक, रात 8 बजे। तो तुम्हारी इससे कुछ समझ आता है? मेरी तो इससे कुछ समझ में नहीं आता। बहरहाल अदालत से कुछ ताल्लुक है इसका। बिल्कुल ठीक, असली अदालत तो नहीं होगी, लेकिन अदालत के नाम पे नाटक रचाएगा, यानी अदालती नाटक। दूसरे लफ्जों में ये कहें कि अदालत के नाम पे दिल लगी बाजी होगी। बिल्कुल दुरुस्त, दिल लगी होगी, लेकिन हमारे प्रोग्राम के आला मकासद में ये बात भी तो शामिल है कि किसी रोशन ख्याली की तजवीज़ की जाए, और मिस्टर काशीकर में यही तो सिर्फ है कि किसी ऊंचे आदर्श के बगैर निवाला तक नहीं तोड़ते, और आवाम को सुधारने का उन्होंने बेड़ा उठा रखा है, और घर में कोई झूला है ही नहीं कि झूला झुलाने वाली श्रीमती जी उसे झूला झुलाए। इसका मतलब है इनका कोई बच्चा। बिल्कुल दुरुस्त मिस्टर सामंत, आप तो बड़े होशियार आदमी मालूम होते हैं। तो मिस्टर काशीकर और उनकी धर्मपत्नी ने ये सोचा कि उनके भाई भाई करते घर में कुछ तो होना चाहिए, कम से कम उन्हें बोरियत की मौत नहीं मरना चाहिए। तो फिर उन्होंने एक नौखे साहबजादे को अपने साये आतिफत में ले लिया, उसे खूब पढ़ाया लिखाया, अच्छा खासा गुलाम बना रखा है। उसका नाम है बालू, बालू रोकड़े। और एक साहब और भी है सुखादमे जी, माहिर कानून समझे जाते हैं, ऐसे मौके ने जिसको कोई वकील घास तक न डाले, और बैरिस्टर रूम में बैठ के भी मक्खियां मारते हैं, घर में भी ये मक्खियां मारते हैं। आज के शो के हिसाब से बड़े बैरिस्टर हैं, देखो क्या कमाल दिखाते हैं। एक साहब और है, मिस्टर हूँ, बड़े बुकरात हैं, साइंसदान समझे जाते हैं, देखना आज वो क्या कमाल दिखाते हैं। फिर तो बहुत मजा आएगा। हाँ, एक दानिश्वर साहब भी है, सर से पैर तक इंटेलेक्चुअल, उन्हें ये जोम है कि उन्होंने किताबें पढ़ रखी, जरूर पढ़ रखी हैं, लेकिन जिंदगी में जब किसी मसले से दो चार होते हैं ना तो भाग खड़े होते हैं। आज तो वो यहाँ आएंगे नहीं, आएंगे भी कैसे, हिम्मत हो तो आए। लेकिन आज का मुकदमा किस बारे में? सदर जॉनसन के बारे में। इल्जाम ये है कि उन्होंने हैटमी हथियारों को फरोग दिया। अरे राम। हेलो चलो लोग आगे चल जाते हैं। मिस बिनारे, ये तो सोचा होता कि इन गरीबों के सर पे सामान लगा हुआ है, अगर इस सामान मेरे सर पे से गिर जाता तो मैडम मेरी जान को आ जाती। करे कोई डांट हमेशा मुझे पड़ती है, इन्होंने मेरी तालीम का इंतजाम किया था, बस उसी की सजा भुगत रहा हूँ। अरे भाई कहाँ है, यहाँ कहाँ है? बिनारे, तुम कभी बड़ी भी होंगी क्या? बड़ी होना ही नहीं चाहती। अरे ये जीवन जीने के लिए अगर आपकी जिंदगी खत्म हो गई तो कोई अपनी जिंदगी में से रत्ती जीवन देगा? क्या ख्याल है सामंत जी, क्या ख्याल है जनाब का? हाँ आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। तो क्या राम ने कहा था, शायद तो क्या राम का ही कॉल है। अरे मैं कहती हूँ भूल जाइए तो कराम को, ये मैं कह रही हूँ, मैं बिनारे एक जीती जागती नारी, मेरा अपना तजुर्बा है, इस तजुर्बे की बुनियाद पे कहती हूँ, मेरे आपकी जिंदगी मेरे आपके लिए, किसी दूसरे के लिए नहीं है। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है, तुम्हारी अपनी, ये नुक्ते की बात है, इसका हर लम्हा बहुत कीमती, बहुत अहम है। हेयर हाँ भाई क्या देख रहे हैं, उधर देखिए। क्या बात है भाई? तो शेर सच्ची सच्ची बताओ किधर गए थे? यही देखने गए थे ना कि बाथरूम किधर है, यानी शो से पहले जो तुम नर्वस होते हो उसके इलाज का इंतजाम। मिस बिनारे, तुम कुछ भी कहो पर वाकया ये है कि शो के दौरान अपना पौंग से बहुत एतमाद का मुजाहरा करता है।
एक साइंसदान गवाहों के कटहरे में खड़ा हुआ, मुंह में पाइप लिया हुआ, बहुत इंप्रेस कर रहा है। उस वक्त इसे देखकर कौन कह सकता है कि ये मौसूफ एंटर साइंस में एक दफा फेल हो चुके हैं, दूसरी दफा में पास किया है, या ये कि श्रीमान जी सेंट्रल टेलीग्राफ ऑफिस में क्लर्क ही करते। अबे ओ बालू, ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है। क्या हो गया अगर इंटर साइंस में एक दफा फेल हो गया है? किसी की खैरात पर नहीं पढ़ा हूं मैं, मेरे बाप की कमाई थी उस पर पढ़ा हूं। क्या फजूल बात है। आप लोगों को एक दिलचस्प बात बताऊं, जब मैं बच्ची थी ना तो बहुत खामोश रहती थी, बस दिल ही दिल में मंसूबे बनाती रहती थी, और जरा कोई बात हुई मैंने रोना शुरू कर दिया, धारे मार मार के रोती थी। यानी अभी जो तुम हो उसकी बिल्कुल ही उलट थी उस टाइम पे। हाँ बिल्कुल, सामान तुम्हें पता है। बिल्कुल, हाँ शायद। स्कूल के पहले दिन पता है मैं क्या करती थी? जो किताबें मेरे पास होती उनमें से हर किताब पर कवर चढ़ाती और किताब के पहले सफ़े पर मुन्ने मुन्ने होठों से लिखती जाती, और साथ में फूल पत्तियां भी बनाती जाती, और लिखती क्या थी? हाँ हरी और लाल किताब, मेरी किताबें रहेंगी मेरी मरते दम तक, मरते दम तक। और पता है क्या हुआ? क्या हुआ? एक एक करके सारी किताबें फट गई और गुम हो गई, लेकिन मैं नहीं मरी, मैं अभी तक मौजूद हूँ। घास अभी तक हरी है, गुलाब आज भी सूख गए, लेकिन मैं नहीं मरी। खूब डांस करिए, लाल गुलाब है, आगे क्या है? बालू, ये बुरी बात है। स्कूल में बच्चों को मैं हमेशा यही बताती थी कि ये मत क्या करो कि बात पूरी सुनी नहीं, कुछ सुनी कुछ नहीं सुनी, और लिखने बैठ गए। पहले सुनो, जो सुना है उसे दोहराओ, उसे अपने अंदर उतारो, इस तरह उतारो कि वो बात तुम्हारे खून में घुल मिल जाए, फिर कोई दूसरा तुमसे उसे छीन नहीं पाएगा। हमारे मास्टर जी भी यही कहा करते थे, हमें शेर इस तरह पढ़ाते थे, लेकिन ये जो खून में घुलने मिलने वाली बात है ये नहीं बताते थे। चलो बच्चों बैठ जाओ, कहानी सुनोगे? एक जमाने की बात है, हाँ, एक मैं भेड़िया था। कहानी सुनाइए। सुगात में जी बैठ जाइए, पहुंचे बैठ जाओ। अबे ओ बैठ, सही है ना? मुसाफिर हैं अनजानी राहों के हम, वो राहें जो जोखिम भरी है, जंग ऐसी भी होती है कि लड़ते हैं हम हारने के लिए, कि लड़ते हैं हम हारने के लिए। कि लड़ते हैं हम हारने के लिए, मुसाफिर है अनजानी राहों के हम। वाह, चलो ठिकाने पे आई पहुंचा, मैं तो समझा था रास्ता ही भूल गया। उफ, सत्यानाश कर दिया। बिनारे बीबी गा रही थी, वाह बिनारे बीबी तुमने कमाल कर दिया। वैसे इजाजत हो तो काली मुझे अर्ज करूं कि इस वक्त आपके दिल और दिमाग में कौन सा ख्याल चल रहा है? आप सोच रहे हैं कि यह हॉल इंटीमेट थिएटर के लिए मौजूद रहेगा। दूसरे लफ्जों में आपके उन ड्रामों के लिए जिनके देखने वाले इतने होते हैं कि उनको उंगलियों पे गिन लो, या फिर वो ऐसे होते हैं कि ड्रामा उनके सर पे से गुजर जाता है। बताइए, यही सोच रहे थे ना आप? नहीं, मैं सोच रहा था ये हॉल तो ऐसा है कि अगर यहाँ सचमुच की अदालत भी लग जाए तो बेचारा जज पर शर्मिंदा हो जाए। खूब आज यहाँ नाटक की अदालत लगी। यूँ समझ लीजिए कि नकल असल बन जाएगी, असली अदालत नजर आएगी। मगर मिसेस काशिका कहाँ है? फिक्र ना कीजिए, आ रही है। काशिका जी श्रीमती जी के लिए फूलों और लड़कियां खरीदने रुक गए थे, मैं पान लेकर वहां से पूछ लिया। बालू भाई की बेटी है तो ठीक है ना, चाहो तो टेस्ट ही कर लो, ये ना हो एंड वक्त पे गड़बड़ हो जाए। एंड वक्त पे गड़बड़ हो जाए तो बड़ी खराबी होती है, मगर कम वक्त आखिरी वक्त पे कुछ ना कुछ हो ही जाता है। पिछले महीने ये हुआ, शो चल रहा था, फ्यूज उड़ गया, बत्ती गायब। मैं स्टेज पर था, आखिर खेल तो चल ही रहा था, जैसा तैसे खेल को निभा लिया। खैर वो कौन सा ऐसा भारी खेल था? जैसा भी था आखिर खेल था, मूड जो बना हुआ था खत्म हो गया। रोज सुबह सुबह उठना पड़ता है, सुबह का सेशन, फिर शाम का सेशन, फिर शाम की ट्यूशन के लिए भी जाना पड़ता है। वैसे आप लोगों ने मिस्टर काशीकर और मिसेस काशीकर के बारे में एक बात नोट की? क्या बात? मैं बताता हूँ, लेकिन नहीं बताऊंगा। ऐसा है बिनारे, तुम पहले खुद बताओ, है ना? बताओ। सुभाष जी, आप तो रहने ही कीजिए, ये वकीलों वाले तरीके मत झाड़ा कीजिए। वैसे तो काशीकर जी बड़े सोशल वर्कर बनते हैं, और श्रीमती जी का तो मामला अलग ही है, पढ़ी लिखी तो है नहीं, लेकिन जहानत का ताल्लुक पढ़े लिखे से होता ही कब है। दोनों है बड़े जिंदा थे। काशीकर जी यूँ श्रीमती जी के लिए गजरे खरीदते हुए नजर आते हैं, देख के इतना अच्छा लगता है, और श्रीमती जी काशीकर जी के लिए शौक से रेडीमेड शर्टें खरीदती हैं कि देख के बहुत अच्छा लगता है ना?
मियाँ बीवी जब दूसरों के सामने इस तरह उल्फत का मुजाहरा करते हैं तो मेरा माथा ठनकता है। शख्स सा होता है, ये दिखावा है, मामला कुछ और है। आप लोगों ने यहाँ भी थिएटर करना शुरू कर दिया। बालू, जो बात तुम्हारी समझ में नहीं आए उसमें दखल देने की जरूरत नहीं। देखो तुम अभी बच्चे हो, अपने काम से लगे रहो। मुझे देखो, मैं तो कभी अपनी पत्नी के लिए गज्जे बच्चे नहीं खरीदता। क्या बात है? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो रोज बीवी के लिए गजरा खरीदा करती। हाय हाय, तो फिर अपने शौहर नामदार के लिए बुशर्टें खरीदना शुरू कर दो। जाने वो कौन खुशनसीब होगा। लेकिन जितनी जल्दी तुम पुर्जा हो, अगर वो उससे आधा भी हुआ तो समझो दोनों की तबीयत साफ हो जाएगी। अरे आप क्यों शहर के अंदेशे में दुबले हुए जा रहे हैं? इस वक्त अगर चाय मिल जाती तो। स्टेशन पर चाय मिल रही थी, उस वक्त तुमने इनकार कर दिया। अरे भाई, उस वक्त मेरा दिल नहीं चाह रहा था। भाई आप लोग जिस तरह से हर बात की मंसूबाबंदी पहले से करके रखते हैं, मैं उस बात का कायल थोड़ी हूँ। आजकल के दौर में तो यही होता है। आजकल के साइंसी दौर में तो हर चीज यूं चुटकियों में मिले, इसी में तो लुत्फ है। अच्छा तो मिस्टर, तुम्हारा नाम क्या है? सर सावन, मैं इसी बस्ती का रहने वाला हूँ। अच्छा गुड है। अच्छा मिस्टर सावन, ये बताओ कि चाय मिल सकती है इस वक्त? सर चाय हाँ जरूर मिल सकती है, लेकिन जरा चीनी की प्रॉब्लम हो गई है। आजकल चीनी मिल नहीं रही, गुड़ से काम चल सकता है। क्या गुड़? नहीं नहीं, तुम्हें पता नहीं है, चाय में गुड़ पड़ता है तो चाय जहर बन जाती है। लेकिन हमारे यहाँ तो सब गुड़ का इस्तेमाल करते हैं। चीनी तो राशन में इतनी कम मिलती है कि हमारे भाई साहब के बच्चों के लिए भी पूरी नहीं होती, और वो चाय चीनी के बिना पीते नहीं है। ऐसे में क्या किया जा सकता है? एक मुंह साफ थे और उनकी जानने वाली एक लड़की थी। श्रीमती बिनारे जी, बस कीजिए, अपनी बचकाना हरकतें बंद भी कीजिए। देखो सब यहाँ आए बैठे हैं। काशीगर जी तशरीफ लाइए। गजरों की खरीदारी कैसी रही? जी कैसी रही? बालू, तुम सब सामान ले आए हो? जी आ गया। तुम हर दफा यही कहते हो कि सब सामान आ गया, हर दफा यही होता है कि तुम कुछ ना कुछ भूल आते हो। अच्छा ये बताओ, हाजिर पैसा भी आया है? सिर्फ सर हिलाने से काम नहीं चलेगा, मुझे दिखाओ कहाँ है। ये रहा, साथ में वर्दी भी आ गई है। कभी कभार कोई चीज आने से रह जाती है, हमेशा तो ऐसा नहीं होता। भाई हमेशा भी ऐसा हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन आज कम से कम हर चीज अपनी जगह पर होनी चाहिए। जज के वेट लाए हो? उसे मैंने सबसे पहले संगवाया था। और आप सुगात में जी वकील वाला गाउन लाए हैं? जी जनाब वाला, वकीलों वाला काम तो मैं ख्वाब में भी पहना रखता हूँ। जी हाँ, आप लोगों को तो पता ही है मैं हर दफा ड्रेस्ड होकर आता हूँ। अच्छा थोड़ी सी ये बात है कि थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ। अगर मेरे पास मेरा पाइप ना हो तो गवाहों के कटहरे में खड़े होकर मुझे कुछ याद नहीं रहता। आज जो तुम्हें बोलना है ना, उसकी मैं तुम्हें थोड़ी सी रिहर्सल कराऊंगी। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है उसकी, मुझे आज सब याद है। बिनारे, मैं सोच रही थी तुम्हारे लिए भी गजरा खरीद के ले चलूं। क्यों काशीगर जी, मैं बोल रही थी ना कि बिनारे के लिए भी गजरा खरीदते ले चलते, मगर फिर हम गजरा खरीदते रह ही गए। क्यों, क्या बात हुई थी? हुआ ये कि गजरा उड़ गया, उड़न छू हो गया। खैर वैसे मुझे गजरों हारों का इतना खास शौक नहीं है। अगर शौक होता भी तो मैं खुद खरीद लेती। आपको तो मालूम ही है कि मैं कुछ कमा धमा लेती हूँ, इतनी तो मुझ में इस्तिताअत है। अगर शौक होता तो खुद खरीद लेती। बेबी, तुम्हारा स्कूल क्या कहता है? मेरा मतलब अपने बारे में। मेरा स्कूल तो कुछ नहीं कहता, खामोश रहता है। जज वाली कुर्सी समझ में नहीं आ रहा, किस तरफ रखें? इस तरफ या उस तरफ? यहाँ रखिए, एंट्रेंस उधर से होगी। बड़ा वाला करना जज के लिए ठीक रहेगा। सदर जॉनसन इस जगह खड़े होंगे, इस तरफ। सदर जॉनसन? नहीं नहीं, जॉनसन के खड़े होने की जगह वहां होनी चाहिए, ताकि जज की हैसियत से जब मैं बोलूंगा। मेरी राय मुख्तलिफ है। अगर ऑडियंस की नुक्ते नजर से देखा जाए तो ये जगह होनी चाहिए। ऑडियंस के नुक्ते नजर से सोचते हैं मुझे आपके खिलाफ फर्जी जुर्म लगानी पड़ेगी। आप तो मॉडर्न थिएटर के आदमी हैं, हद हो गई। फिर वही मॉडर्न थिएटर। कोई साहिब मुझे बताएगा कि आखिर मॉडर्न थिएटर को समझा क्या जाता है? मुझे तो जो बात सही लगती है वो करता हूँ, मेरी वजह से मॉडर्न हो या नहीं। ये सदर जॉनसन का क्या चक्कर है? कौन? ये अभी किसी सदर जॉनसन की बात करते हैं ना। अच्छा, मेरा मतलब है सदर जॉनसन यहाँ आएंगे, यकीन तो नहीं आता। ये चक्कर क्या है? असली सदर जॉनसन नहीं, ये जो कार्निक जी है ना, ये सदर जॉनसन बन के तशरीफ फरमा होंगे। तो जॉनसन प्रोफेसर दामले अभी तक नहीं आए। वो हजरत हस्बे आदत देर से ही आएंगे। मुझसे कह रहे थे कि आपकी गाड़ी तो मैं नहीं पकड़ पाऊंगा,
यूनिवर्सिटी में उनको कोई मसरूफियत है, शायद कोई सिंपोजियम है। खैर, मैंने उसे 2 मरतबा याद दहानी कराई थी। बिनारे, तुम्हारी से मुलाकात हुई थी? किससे? प्रोफेसर दामले से। नहीं, मेरी मुलाकात नहीं हुई। बेगम साहब, सामन जी बता रहे हैं कि रात में 9 बजे तक कोई गाड़ी नहीं आएगी, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी, फिर कैसे होगा? अरे बीबी, तुम्हारी उस दोस्त का क्या बना जो बेचारी मुसीबत में फंस गई थी? अरे जिससे तुम मेरी शादी करा दी थी। इस दरमियान में भी कोई गाड़ी आती थी। जान वालू कह रहा है कि इस दरमियान में कोई गाड़ी नहीं आती। किस दरमियान में? सामन जी बता रहे हैं कि रात तक कोई गाड़ी नहीं आएगी। हाँ ठीक है, शायद इस दरमियान में कोई एक गाड़ी आएगी। ठीक है। सुखात में जी प्रोफेसर दामले यहाँ वक्त पे नहीं पहुंच सकते, आज भी तो लेट आएंगे। मैं इस दरमियान में कोई गाड़ी नहीं चलती। मैं आपको बता देता हूँ, प्रोफेसर दामले आएगा नहीं। वो बहुत हिसाब किताब का आदमी है। अगर उससे बात कह दी जाए कि तुम लेट हो जाओगे तो प्रोग्राम मनसूख करके घर बैठ जाएगा। बेगम साहिबा, मैंने कायदे के मुताबिक उन्हें खत लिखकर डाल दिया था। जिस तरह सबको पोस्टकार्ड लिखकर इतना दी, इस तरह उन्हें भी लिखकर दे दी थी। तो इसमें मेरी कोई खता नहीं है। मैंने यहाँ का पता भी लिख दिया था। ठीक है, ये कौन सी इतनी परेशानी वाली बात है? भाई परेशान कैसे ना हो, लोगों को हमें जवाब देना होता है। खेल करना कोई हंसी टट्टा तो नहीं है। अरे भाई क्या हुआ? अब मुलजिम की तरफ से वकील का रोल कौन करेगा? आप मतलब फिक्र ना करें, कम से कम आज तो ये रोल मैं ही कर दूंगा। वकील इस्तेबासा के साथ साथ ये रोल भी कर डालूंगा। जनाब वाला, मेरी तो घुट्टी में वकालत पड़ी हुई है। तो काशिगर जी आप बिल्कुल परेशान ना हो, ये काम अजूब को छोड़ दें। ठीक है, मेरा ख्याल है इसमें ड्रामाइज ज्यादा है। यकीनन। और चौथे गवाह के बारे में क्या ख्याल है? वो भी अभी तक नहीं आया है। हमने ये तय किया था कि किसी मकामी आदमी से रोल अदा करवाएंगे। मेरा मतलब है कि आपने ये फैसला किया था कि अगर आज की शो में ये पार्ट मैं अदा कर लूं तो मुझे चौथे गवाह का पूरा बयान है उससे, मैं ये पार्ट अदा कर सकता हूँ। मुझे इख्तिलाफ है। बेशक हाजब मुकालमा नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं कि आखिर मतलब बेशक हाजब मुकालमा नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम फिर पार्ट अदा कर लो। आखिरी वक्तों में जिसे चाहो सिलाई कर दो, जो पार्ट है उस पर तुम कायम रहो। अगर एक दिन, सिर्फ एक दिन कोई दूसरा रोल अदा कर लो तो इसमें क्या ही फर्क पड़ जाएगा? नहीं, सालों में काशिगर जी ने इनकार कर दिया है, तो तुम मत करो ये लोग। मगर सवाल ये है कि चौथा गवाह कौन बनेगा? मैं बताऊं? ये रहा हमारा चौथा गवाह। कैप्टन मुनासिब। मगर बात क्या है? अच्छा, तो तुम करोगे चौथा गवाह का रोल। बिनारे चलो, तुम्हारा क्या ख्याल है? इन साहब से अगर चौथे गवाह का रोल कराया जाए तो कैसा रहेगा? अच्छा, ये साहब बुरा इंतखाब तो नहीं है, मेरे ख्याल से तो अच्छा ही है। भाई तुमने कभी किसी नाटक में काम किया है? मैंने कभी किसी नाटक का मुंह नहीं देखा। किसी ड्रामे में तो देखा होगा। हमारी बस्ती में ऐसा कोई ड्रामा हुआ ही नहीं। अरे तुमने कभी जिंदगी में अदालत तो देखी होगी, वो भी नहीं देखी? अदालत का तो मुंह भी नहीं देखा। ये अच्छी ही बात है कि इन साहब ने कभी किसी ड्रामे में अदालत का मुंह नहीं देखा। तो ये जो अदालत में ड्रामों में अदालत को देख कर गलत इंप्रेशन पड़ जाता है, उससे सामन जी बचे हुए हैं। लेकिन मैं इस काम में बिल्कुल कोहरा हूँ। मुझे तो अदालत के ख्याल से कपकपी आती है। मेरा ख्याल है रिहर्सल करा लेनी चाहिए। क्यों जी? बिनारे, तुम्हारा क्या ख्याल है? हाँ सही है, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन कहीं इसके बाद हमारा शो फ्लैट ना हो जाए। हाँ वैसे मुझे मिस बिनारी से इत्तेफाक है। मुझे एक आइडिया सूझा है, देख लो अगर आप लोगों को पसंद आ जाए। हम वकीलों का तरीक़ेकार है कि बैरिस्टर रूम में जब कभी हमें सुस्ताने का वक्त मिलता है तो हम रमी से शुगल करते हैं। कभी कोई फर्जी मुकदमा खड़ा कर दिया, किसी को मुलजिम ठहराया, उसके ऊपर जिरा शुरू कर दी, इस तरह से वक्त गुजारी का मशगला हो जाता है। उससे सामन जी के भी समझ में आ जाएगा कि अदालत में क्या कुछ होता है। क्यों काशिगर जी, इजाजत है? ठीक है, सबके साथ मिलकर काम करना हो तो ज्यादा चू चरा नहीं करनी चाहिए। उसूल ये होना चाहिए जो सबकी राय वो अपनी राय। ठीक है, तो अदालत के नाटक से पहले मैं आपको मुकालमों की अदायगी में परफेक्ट कर दूंगा। अब वकील को कोई कौन सिखाएगा कि गवाह को कैसे सिखाया पढ़ाया जाता है। अच्छा आइडिया है, बिल्कुल नया। ड्रामे की थ्योरी में इसे विजुअल इनेक्टमेंट कहते हैं। पिछले महीने गवर्नमेंट ड्रामा कैंप पर इसी पर बहस हुई थी।
यार सीधे साधे ख्याल के लिए तुमने क्या भारी भरकम इस्तिलाह इस्तेमाल की है। एक तफरीह है क्यों मिस मीनारे? अरे मुझसे क्या पूछते हैं? मेरा तो ये हाल है कि जो बच्चे हाकू टाकू खेलते हैं और एक टांग पर कूदते हैं, मैं तो वो खेल खेलने के लिए भी हमेशा तैयार रहती हूँ। अच्छा तो फिर हो जाए। यार मिस्टर सावन एक काम करिएगा, जरा गली के नुक्कड़ से ना मेरा सिगरेट का पैकेट ले आया, मैं कैप्सूल। अरे बॉक्सी जी, आप क्यों दे रहे हैं सामान? वापस कर दो। ये रकम परफॉर्मेंस के अखराजात के जेल आ जाएगी। आधा दर्जन पैकेट ले आओ, जो ब्रांड जिसे पसंद हो, और कुछ पान भी, यही कोई 3-4 मीठे पान। घबराए मत, बस मैं गया और आया। कहता है गया और आया। बालू, अदालत का नक्शा जमाना शुरू करो ना। मेरा ख्याल है मुलजिम मुख्तलिफ होना चाहिए। आप लोगों का क्या ख्याल है? ऐसा करते हैं काशिगर जी कि मुलजिम का रोल एक मुख्तलिफ किस्म के आदमी को देते हैं। मुलजिम का रोल किनारे को देते हैं। क्यों? कैसा इंतखाब है मेरा पहुंचे जी? खूब है। तो बस ठीक है, अब बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा, तो फिर ये तय है कि हमारी मुलजिमा मिस बिनार है। और फर्द जुर्म क्या लगेगी? भाई इल्जाम कुछ ऐसा होना चाहिए जिसकी समाजी मानवियत हो। दुरुस्त। चलिए थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं। एक काम करें, आप सब इधर आए, मेरे पास आए। आओ इधर। ठीक है, ओके। मैं आप सबको इशारा दूंगा। मिस बिनारे, तुम्हें एक संगीन जुर्म के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। तुम अब एक कैदी की हैसियत से अदालत में पेश की जाओगी। कैदी मिस बिनारे, तुम पर यह इल्जाम है कि तुम एक बच्चे के कत्ल की मुर्तकिब हुई हो। क्या तुमने अपने मुतज़क्किरा जुर्म का इर्तिकाब किया या नहीं? कैदी मिस बिनारे, तुम पर एक इल्जाम है, तुम एक बच्चे के कत्ल की मुर्तकिब हुई हो। क्या तुमने अपने मुतज़क्किरा जुर्म का इर्तिकाब किया है? ये रहे पान और सिगरेट। एक मीठा पान जिस दे पैकेट दो। में मुझे मेरा देर सिगरेट का पैकेट। एक पान और बीड़ी का बंडल इधर। काशिगर जी आपको क्या चाहिए? एक मसाले वाला पान। मैंने इसमें से चूना निकाल दिया। मीनारे, पान लो। क्या? नहीं शुक्रिया। अरे भाई अचानक तुम इतनी संजीदा क्यों हो? ये तो झूठ मूठ का नाटक है, खेल। इसमें इतना ज्यादा संजीदा होने की क्या जरूरत है? अरे संजीदा मंजीदा कौन हो रहा है? मैं कोई संजीदा मंजीदा नहीं हूँ। बस जरा अदालत वाली फिजा पैदा करने की गर्ज से ऐसा मूड बना लिया था। आखिर अदालत वाली फजा भी तो होनी चाहिए। ऐसी पेशियों से डरने वाली थोड़ी हूँ। यहाँ अभी किसी ने कोई मजाक किया है? मजाक? नहीं, अभी काशीगर जी किसी इल्जाम की बात कर रहे थे। इल्जाम? बच्चा खुशी का इल्जाम। वो तो ठीक है, लेकिन इसकी हकीकत क्या है मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं बिल्कुल बेखबर आदमी हूँ। एक नौजायदा बच्चे को हलाक करने का इल्जाम। तौबा तौबा, ये तो बड़ा दर्जा-खेज इल्जाम है। हमारी बस्ती में भी कुछ ऐसे ही हुआ था। इस बात को 1.5-2 साल होगा। वो बेचारी बेवा थी। अच्छा, तो फिर उस मुकदमे में वकील कौन था? वकील कोई नहीं था, सबने मिलकर मार दिया, मामला खत्म। खैर, काशिगर जी आपने इल्जाम बहुत छाट कर लगाया है। अगर इल्जाम जबरदस्त ना हो तो फिर मुकदमे में जान कैसे पैदा होगी? जरा गौर करिए, इल्जाम की कितनी अहमियत है। बच्चा खुशी का इल्जाम समाजी अहमियत रखता है, इसलिए मैंने बहुत सोच समझ के इस इल्जाम का इंतखाब किया था। तो फिर शुरू कीजिए। जनाब वाला, इस मकसद के पेश नजर के मुकदमे की कार्रवाई सुकून और इत्मीनान से हो, मैं फाजिल अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि 5 मिनट के लिए कार्रवाई मुलतवी कर दी जाए ताकि पान खाने वाले पीक थूक कर फरागत हासिल करें।
मुल्जिमा के वकील से गुजारिश है कि इस ज़िम्मे में अपनी दलाइल पेश करें। जनाब वाला, पान की पीक फूकने के लिए मैं 10 सेकंड काटूं। मेरे फाजिल दोस्त किस खुशी में पाउन का इंतजार चाहते हैं। इसका साफ मतलब ये कि मेरे फाजिल दोस्त चाहते हैं कि इस तरह से वक्त जाया किया जाए और मुकदमे को तोड़ दिया जाए। ये इंतवा मेरी मोहल्ले के लिए परेशान हुए, इसमें मेरी दरख्वास्त है कि ये इंतवा सिर्फ 10 सेकंड की होना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त, बल्कि इसे और कम करके 9.5 सेकंड का कर दिया जाए। मिस्टर वकील सफाई, क्या आप अदालत में साबित कर सकते हैं कि पान खाकर और पान की पीक थूक कर 10 सेकंड में फारिग हुआ जा सकता है? जनाब वाला, ये बिल्कुल साबित क्या है? अदालत जनाब बचशम वाला, ये काम मैंने ठीक 10 सेकंड में अंजाम दिया। अदालत बचशम खुद देखना चाहती है। रानी जी, ये अदालत है या थूकने का मुकाबला हो रहा है? सर, क्या अदालतों में यही कुछ होता है? ये तो बहुत दिलचस्प मामला है। हमारे केसों में यहाँ से अदर सीरियसनेस होती है। मुंशी अदालत, इसमें कितना वक्त लगा? क्योंकि आमतौर पर मुकदमों की कार्रवाई के दौरान पान नहीं खाया जाता, इसलिए मैं समझता हूँ कि अदालत की पिछले फैसलों में ऐसी कोई नजीर नहीं मिलती। इनाम आजी, ये पहली मर्तबा है कि एक जज ने कुर्सी अदालत में बैठ के पान खाया, इसलिए ये अपनी नजीर आप है। कालिद जी, बताइए, ईश्वर को हाजिर नाजिर जान के कितना टाइम लगा? ईश्वर जाने। मैं बताती हूँ, 15 सेकंड लगे। ठीक, गोया 10 नहीं बल्कि पूरे 15 सेकंड। जनाब वाला, आपने देखा मैंने यही अर्ज किया था। सामन जी, पान पर जो बहस हो रही है ना, ये सब दिल लगी है। बस इसी से अंदाजा लगा ले कि अदालत की कार्रवाई कैसे चल रही है। बस आपने जो बात कहनी है अदालत की इजाजत से कहनी है। ये नुक्ता याद न रहा तो आज के शो में गड़बड़ कर दो फिर। मैं यही देख रहा था, लेकिन आमतौर पे अदालत की कार्रवाई के दौरान खामोश रहना चाहिए, लेकिन तुम्हारे तो हाल ये है, घर हो या अदालत जबान कीची की तरह चलती है। मैं तो सिर्फ सामन जी से कह रही थी कि बेगम साहब जाने भी दीजिए, उन्होंने दिल लगी में ये बात की है। दिल लगी में कही हो या जैसे भी कही हो, झड़कने का मौका चाहिए। ये कोई बात हुई कि कदम कदम पे टोकते हैं? बालू, मैं कहती हूँ बालू। मुझे बालू मत कहिए। अब हम बच्चा खुशी के इल्जाम की तरफ आते हैं। बालू, फल फटवाने वाली किताब और गवाहों का कटहरा कहाँ है? अरे भाई जल्दी निकाल ले। इसके बाद वकील इसका हाजिर की तकरीर होगी। जनाब वाला, जो इल्जाम आयद किया गया है उसकी नौयत बहुत संगीन है। हमने औरत को इंसानियत के माँ के तौर पर तस्लीम किया है। हमारी सकाफत हमसे माँ के एहतराम का तकाजा करती है। हम अपने बच्चों को यही सबक देते हैं कि बेटा, माँ को देवी समझो। माँ पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। माँ अपने बच्चे को महफूज रखने के लिए उसके गिर्द जादू का हिसार खींच देती है। अगला गवाह पेश किया जाए। ये सही बात है, और अगर सही बात है तो जरा सोचिए कि अगर एक औरत उस नन्ही सी जान के साथ जिसे उन्होंने जना है यह हरकत करे तो मुअज़्ज़ज़ शहरी क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि रोए अर्ज पर इससे ज्यादा पस और इससे ज्यादा शैतानी हरकत कोई और नहीं हो सकती। मैं शवाहिद से साबित करूंगा कि कैदी ने इस घराने जुर्म का इर्तिकाब किया है। अरे भाई, गवाह को बुला लो। इसलिए मेरा पहला गवाह है श्री गोपाल पोंक्षे जी। पोंक्षे जी, आप खुश हैं? हमने दम के दम में आपको अली शोहरत का मालिक भी बना दिया। पोंक्षे हाजिर हो। आप बताओगे कि मैं G.N. पोंक्षे ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी पर हाथ रखकर कसम खाता हूं कि जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, सच और बिल्कुल सच। बालू, तुमसे डिक्शनरी लाना किसने कहा था? चूक हो गई, किसके चीज को याद रखता? बेचारा बालू। मुझ पर तहस खाने की जरूरत नहीं है, समझी? जरा शुरू कीजिए। जरा आपको गौर से सुनना, क्या समझे? जी समझ गया। आपका नाम? G.N. पोंक्षे। आगे चलिए, बाकी तफसीलात रात वाले शो।
मिस्टर पोंक्षे, ये बताइए कि क्या आप मुलजिमा को जानते हैं? मुलजिमा का बीबी जरा सामने तो आओ, देख के बताऊंगा। खूब जानता हूँ। मुलजिमा के सोशल स्टेटस के बारे में कुछ बताइए। टीचर है, कह लीजिए उस्तानियों की बड़ी भी। ऐसे अभी तो मैं जवान हूँ। मिस्टर पोंक्षे, ये बताइए कि क्या मुलजिमा शादीशुदा है या गैर शादीशुदा? अरे भाई ये सवाल खुद पूछिए मुलजिमा से। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए तो आपका क्या जवाब होगा? बज़ाहिर तो गैर शादीशुदा लगती हैं, मेरा मतलब कि पब्लिक की नजरों में। और तुम्हारी नजरों में? मीनारे बीबी, थोड़ा जब से काम लो। सुखात में जी बयान जारी रहे, मैं अभी आता हूँ। है, अभी तो जैसे चल रहा है ठीक है, लेकिन रात के शो में यह हरकत नहीं होगी। वहाँ हर सूरत कायदे करीने को महफूज रखा जाएगा। इस शख्स को हमेशा गलत काम गलत वक्त पर याद आते हैं। शिकार के वक्त आके। खैर पोंक्षे जी, ये बताइए कि मुलजिमा के चाल चलन के बारे में आपका क्या ख्याल है? एक गैर शादीशुदा खातून का जिस तरह का चाल चलन होना चाहिए, उस हिसाब से मुलजिमा का कैसा चाल चलन है? एक गैर शादीशुदा औरत का चाल चलन, इसको नापने का पैमाना आपके पास है क्या? यार अगर उस हिसाब से देखा जाए तो मौसूफा का चाल चलन जरा ऐसा वैसा है। ऐसा वैसा यानी क्या? कह लीजिए मौसूफा बड़ी खुली डुली है। खुली डुली से आपकी क्या मुराद है? क्या मुराद है, मतलब मेरी क्या मुराद, बस यूं कहें, यूं समझिए कि कोई मर्द हो, मौसूफा बहुत जल्दी रीत जाती है। हाय बेचारा मर्द। देखिए, आप तौहीन अदालत की मुर्तकिब हो रही हैं। अदालत तो बाथरूम में बरिजमान है, यहाँ होती तो उसकी तौहीन होती ना। तो सुखात में जी पीठ की बातें तो रहने ही दीजिए। आपके मुंह कौन लगे यार? खैर, यहाँ पे तो कोई संजीदा ही नजर नहीं आ रहा। खैर मिस्टर पोंक्षे, ये बताइए कि मुलजिमा का किसी शादीशुदा या गैर शादीशुदा मर्द से ताल्लुक है या नहीं? सुखात में जी, आपको क्या लगता है, आपने जो ये पेशी का नाटक रचा रखा है, ये इन हालात में कैसे जारी रह सकता है? अदालत वहां अंदर जा घुसी है। इस बीवी का हाल आप देख रहे हैं, देखिए। खैर बाकी सवाल पूछ लीजिए, आप नहीं पूछ रहे हैं। काशेगर साहब का वेट कर, अगर वो नहीं आएंगे तो अदालत आगे कैसे बढ़ेगी? फाजिल जज से दरख्वास्त है कि वापस आया जाए, बाथरूम में बहुत टाइम लगेगा। भाई सुखात में जी, क्या हुआ? बयान जारी रहेगा। मेरे कान की टीवी। मैं सोच रही हूँ जरा बाहर जाके थोड़ी हवा खोली कराऊं। आप लोग बेशक पेशी जारी रखिए। हाँ तो बच्चा खुशी मिल गई। बाहर जाके पी लो। मीनारे बीबी, थोड़ा जब से काम लो। सुखात में जी, आपको किस बात का इंतजार है? कान का मैल निकालने वाली तीली का इंतजार था जनाब वाला, शुक्र है मिल गई। अब करते हैं शुरू। आज मिस्टर पोंक्षे, ये बताइए कि आपने मुलजिमा के यहाँ कभी कोई ऐसी बात देखी है जिसने आपको चौंका दिया हो? कोई एक हो तो बताओ, मैंने तो बहुत सी बातें देखी। मसलन ये कि मौसूफा कभी कभार ऐसी बातें करते हैं सिर्फ ना होश में ही ना। मसलन तो बहुत कर रहे हैं। मसलन ये कि एक दफा इस बीवी ने मेरी शादी का बंदोबस्त शुरू कर दिया। भाई ज्यादा दूर ही क्यों जाए, जरा इसी वक्त इस बीवी की हरकत देख लीजिए। मुझसे जबान निकाल कर दिखानी है जैसे इसका दिमाग चल गया हो। मिस्टर पोंक्षे, अब आप जा सकते हैं। क्या? मुअज़्ज़िज़ साइंसदान मिस्टर पोंक्षे जी, अब आप तशरीफ लेकर जा सकते हैं। हमारे दूसरे गवाह हैं अपने वक्त के बड़े अदाकार मिस्टर कार्निक हाजिर हो। जी पूछिए। हल नाम पेशा छोड़िए, इन बखेड़ों को सीधी बात करते हैं। मिस्टर कार्निक, आप एक अदाकार हैं ना? बिल्कुल हूँ और इस पर मुझे फख्र है। हाँ जरूर कीजिए, मगर ये बताइए कि मुलजिमा को जानते हो कि नहीं? इस मुकाबले के लिहाज से बताऊं या जिंदगी में जैसे देखा है उस लिहाज से? मिस्टर कार्निक, अगर आपसे पूछा जाए कि माँ की तारीफ क्या है तो आप कैसे तारीफ करेंगे? माँ वो होती है जो बच्चा जनती है। मिस्टर कार्निक, कौन सी औरत माँ है? वो औरत जो अपने जने हुए बच्चे को पालती है, पोसती है, या वो औरत जो उसका गला घूमती है? ये दोनों ही औरतें माँ है, क्योंकि बच्चा दोनों ने जना है। अरे पर बच्चा तो खुफिया भी जनती है। तो ये किसने कहता है कि सिर्फ इंसानी मखलूक को ही माँ बनने का हक है, या ये कि कुतिया को माँ बनने का हक नहीं? शाबाश कार्निक। कार्निक जी, आप बहुत फॉर्म में हैं।
ये जलवा रात के शो में दिखाना, अभी हमारे सवालों का सीधे सीधे जवाब दो। मिस्टर कार्तिक, मेरे अगले सवाल का जवाब जरा सोच कर देना। हाँ तो मिस्टर कार्तिक, मुल्जिमा के चाल चलन के बारे में आपका क्या ख्याल है? इस शो के लिहाज से बताऊं या जिंदगी में जैसे देखा है उसके लिहाज से? अरे जिंदगी में जैसा देखा है उस हिसाब से बताइए। फिर मैं इस मुल्जिमा के बारे में कुछ नहीं जानता। कुछ नहीं जानते? बाकी इस मुकदमे के हद तक कुछ नहीं जानता। सवाल इस मुकदमे के हिसाब से ही होने चाहिए। ठीक है मिस्टर कार्तिक, ये बताइए कि आपने मुल्जिमा को, मेरा मतलब है कि किसी खास वक्त में, किसी खास साथ में ऐसी हालत में देखा है? मेरा मतलब है कि वो जो अंग्रेजी में कहता है ना कि कॉम्प्रोमाइजिंग हालत में, देखा है या नहीं? मैंने तो नहीं, हाँ बालू ने जरूर इस कैफियत में देखा होगा। मुझे कुछ भी नहीं पता। मिस्टर कार्तिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप जा सकते हैं। बालू रोकड़े आप तशरीफ लाएं। जनाब वाला, मिस्टर बालू रोकड़े की गवाही बहुत जरूरी है। उन्हें गवाही के लिए तलब किया जाए फौरन, बगैर किसी ताखीर के। नहीं, मैं नहीं आऊंगा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। बालू, मिस्टर बालू रोकड़े, आप बताना पसंद फरमाएंगे कि आपने क्या देखा था? ईश्वर को आदिम नासिर जानकर बताइए आपने क्या देखा था? मिस्टर बालू रोकड़े, आपने एक खास वक्त में, एक खास साथ में मुल्जिमा को जिस कैफियत में देखा, बताइए, जवाब दीजिए, किस कैफियत में देखा, क्या देखा? मैंने क्या क्या देखा? इसने ऐसे ही हमेशा गधेपन का मुजाहरा किया है। बालू, देखो, बोलो ना, तुम्हें ऐसा चांस दोबारा नहीं मिलेगा। बोलो बालू, इंसान को पब्लिक में बोलने का हौसला भी होना चाहिए, क्यों सामन जी? जी बिल्कुल, लेकिन ये तो बड़ा मुश्किल काम है। बोलो बालू, जल्दी बोलो। बालू, बालू मियां, बोलो अलिफ बे पे ते। बस बहुत हो गई। बालू, ये तुम क्या कर रहे हो? नहीं ठहरिए, मैं भी बताता हूँ। मैं एक दफा उनके घर गया। मिस्टर रोकड़े, आपने कहा कि मैं उनके घर गया। किसके घर? मैं प्रोफेसर दामले के घर गया। ये अपने प्रोफेसर दामले? घर नहीं, उनकी हॉस्टल के कमरे में गए होगे। हाँ, शाम पड़े गया था, रात होने लगी थी। मैंने देखा कि ये बीबी वहां मौजूद है। कौन? मिस बिनारे। अच्छा। मिस्टर रोकड़े, आप प्रोफेसर दामले के यहाँ गए, उस वक्त शाम हो रही थी, अंधेरा हो चला था। उसके अलावा आपने वहां पे क्या देखा? हाँ, खूब हंसिए, मेरा मजाक उड़ाइए। मैंने देखा कि बीबी इनके कमरे में मौजूद है, मिस बिनारे और प्रोफेसर दामले। अच्छा, उसके अलावा तुमने क्या देखा? बस यही देखा। और ये दोनों वहां मौजूद थे। मैं तो सन्नाटे में आ गया। उतरता हुआ कमरा, वो रात और ये दोनों। ये तो दामली जी ही बताएंगे कि उन्होंने तुम्हें क्यों चिटखा दिया। मैं तो दामली जी ने मेरे सामने इसे शून्य कर दिया। मैं तो देखती के देखती ही रह गई। जनाब वाला, मैं आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि मेरे गवाह ने क्या देखा, ये तो वही जान सकता है। तो वो जो बयान करते हुए डिटेक्ट क्यों किया? एक गैर जानिबदार सुनने वाला भी इस बयान से जान सकता है कि मिस बिनारे का तर्ज अमल उस मौके पर बहुत मुश्तबा था, बहुत मुश्तबा था। इससे कुछ साबित नहीं होता। कल को मैं अपने प्रिंसिपल के रूम में भी देखी जा सकती हूँ, तो इसका क्या मतलब है? मेरा तर्ज अमल मुश्तबा है, इससे कुछ साबित नहीं होता। आप लोगों को पता है मेरे प्रिंसिपल की इस वक्त उम्र क्या है? 65 के पेटे में है। जनाब वाला, मैं इस बयान को निहायत अहम शहादत तस्वुर करता हूँ, इसे नोट किया जाए। ऐसे तो मैं आपको 25 आदमियों के नाम और पते फराहम कर सकती हूँ जिनसे मैं तन्हाई में मिल चुकी हूँ। तो इसका क्या मतलब है? तर्ज अमल मुश्तबा है? आप लोगों को तो सीधे सीधे लफ्जों के मायने तक नहीं पता। जनाब वाला, इस बयान को भी हम मुल्जिमा के खिलाफ शहादत के तौर पर पेश करेंगे, नोट किया जाए। कौन सा बयान? ये कि लफ्जों के सीधे सीधे मायने भी नहीं है। नहीं जनाब वाला, ये बयान के 25 मर्दों के नाम और पते जिनसे मौसूफा किसी भले वक्त में जाकर। अच्छा, अभी मैं और सामन अकेले में मिल रहे थे, तो इनका नाम भी लिख दीजिए। लिखे ना, क्यों नहीं लिखते? नहीं नहीं, ये खातून मुझसे वो शिरफाना तरीके से मिली थी। हमने कोई इस किस्म की बातें नहीं की थी। हाँ, बस मिस मैरिजम और मैजिक शो की बातें करते अरे हैं। भाई, ये सिर्फ रिहर्सल है, सिर्फ दिल लगी है। इसमें किसी को इतना संजीदा होने की जनाब जरूरत वाला, नहीं है। मिस मैरिजम का हवाला बहुत मायने से नोट किया जाए। अरे लेकिन सुगात में जी, ये मिसमैरिज्म वाली बातें किस हद तक अदालत के दायरे अख्तियार में आती हैं? जनाब, ये सिर्फ रिहर्सल है, सिर्फ रिहर्सल। हाँ, सिर्फ दिल लगी। इसमें क्यों इतना संजीदा हो रहा है भाई साहब? सुगात में जी, आप जारी रखिए। अरे यार, ये नौजवान तो अच्छा खासा वकील है, इसकी वकालत नहीं चली। मिस मैरिजम से मेरा मतलब सिर्फ इतना था, बस मिस अरे मैरिजम। दिल लगी है, बस बैठ जाए, बैठे।
सुखात में जी मिस्टर बालू, अब आप जा सकते हैं। मिस्टर सामंत, अब आप तशरीफ लाएं। मेरा नाम क्या आपने? हाँ तशरीफ लाएं। हल्फ नाम पेशा छोड़िए। नहीं, अगर आपको पूछना है तो पूछिए। नहीं हाँ तो मिस्टर सावन, पता नहीं लोग मेरा नाम क्यों भूल जाते हैं, मुझे बार बार याद दिलाना पड़ता है। देखिए मिस्टर सामंत, बात ऐसी है कि मिस्टर बालू रोकड़े ने मुलजिमा यानी मिस बिनारे को प्रोफेसर दामले के कमरे में देखा। उस वक्त रात हो रही थी, अंधेरा हो चला था। ठीक, उस वक्त वहां पे कोई तीसरा मौजूद नहीं था। प्रोफेसर दामले थे और मिस बिनारे थी। ठीक है, मगर मुझसे भी तो कुछ पूछिए। आपसे ही तो मैं पूछने वाला हूँ। उसके आधे घंटे बाद आप वहां पहुंचे। कहाँ पहुंचा? नहीं, वहाँ वो कमरा तो मुंबई में है और मैं इस बस्ती में रहता हूँ। क्या है ना खाना बात कर रहे हैं आप? मैं कैसे उनके कमरे में जा सकता हूँ? ये आप चाहते क्या हैं? आप वहां पहुंचे। वकील साहब, ये आप क्या खिचड़ी पका रहे हैं? मिस्टर साहब, इस अदालत के नाटक की खातिर हम कुछ बातें फर्ज कर देते हैं। रिहर्सल ही है, यहाँ हर चीज फर्जी है, सिर्फ मुलजिमा ही असली है। मेरी तो मत मारी गई है। यहाँ हो क्या रहा है? गोया मान लिया, आधे घंटे बाद मैं प्रोफेसर दामले के कमरे में पहुंचा, फिर क्या हुआ? ये तो आप हमें बताएंगे। मैं क्या बताऊंगा आपको? आप नहीं बताएंगे तो और कौन बताएगा? ये भी ठीक है। गोया बड़ा मुश्किल है बताना। मुलजिमा, प्रोफेसर दामले का कमरा, शाम का वक्त, काफी अंधेरा हो चला होगा। इसके 8 घंटे बाद, दूसरे लफ्जों में कॉलेज के ग्राउंड में बिल्कुल खामोशी थी। यहाँ से वहां तक सन्नाटा। आगे चलिए तो मैं वहां पहुंच गया। प्रोफेसर दामले के कमरे में दरवाजा बंद था। तो दरवाजा बंद था। इस घड़ी मुझे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई रो रहा है। कोई रो रहा है? साफ सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन थी किसी औरत के रोने की आवाज। अरे राम, औरत की आवाज क्या कह रही थी? कौन बोल रहा था? आप मुझसे कुछ नहीं पूछेंगी, जो पूछेंगे वकील साहब पूछेंगे। अबे मैं पूछ रहा हूँ, जल्दी जवाब दे दे। टाइम मत जा रहा है, जल्दी बता। अगर तुमने मुझे इस हाल में छोड़ा तो बताओ मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा कहाँ ठिकाना है? अच्छा, ये कह रही थी? मैं क्या बता सकता हूँ? आप नहीं बताएंगे तो और कौन बताएगा? अरे ये जवाब तो प्रोफेसर दामले ने उस औरत को दिया था, मैं तो आपको इनका जवाब सुना रहा हूँ। अच्छा। अगर, लेकिन मुझे तुमसे हमदर्दी बहुत है, लेकिन मुझे अपनी इज्जत का भी तो ख्याल है। उस पर वो बोली, बड़े आए इज्जत वाले, इज्जत के सिवा भी तुम्हें कुछ आता है? तुम्हारा दिल पत्थर का, पता है? ये सुनकर उसका जवाब क्या आया? फितरत बहुत पत्थर दिल होती है। अजीब बात है। अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। ये सुनकर वो बोली, अच्छा तो कर लो खुदकुशी, मैं बहुत मजबूर हूँ। अगर तुमने खुदकुशी कर भी ली तो मुझे दुख बहुत होगा। ये तो पूरा ड्रामा है, ड्रामा। लेकिन मैं अपने फैसले पर कायम रहूंगा। इस पर यह सुनकर वो बोली, एहसास जुर्म तुम्हें सताएगा, तुम पर 2 जानों का खून होगा, 2 जानों का। गलत कह रही हूँ? नहीं, बिल्कुल सही कह रही हूँ। इसके बाद एक संग दिलाना कहका हा सुनाई दिया। बहुत हो गई। मीनारे, थोड़ा जब्त से काम लो, बयान जारी रहेगा। ये झूठ है, मंजर है, झूठ, सफेद झूठ। हाँ है, फिर सामन, अपना बयान जारी रखो, ये बकवास बंद करनी होगी। मगर बात क्या है? मिस्टर सामंत, एक संग दिलाना कह का उसके बाद क्या हुआ? अगर आप किसी ने इजलास भी बोला ना तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मिस्टर सामंत, अगर अब तुमने इजलास भी निकाला ना मुंह से तो फिर देखना समझ लो मैं क्या करूंगी। मैं तो इस किताब में लिखे हुए बोल रहा हूँ। मिस्टर सामंत, जवाब दो। मैं तुम्हारे परच्छे उड़ा दूंगी, टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। लेकिन अरे साफ बात बीबी, क्या है? अरे बीबी, तुम्हारा जमीन साफ है तो फिर तुम्हें गुस्सा करने की क्या जरूरत है? आप लोगों ने जानबूझ के मेरे खिलाफ ये जाल बिछाया है, मेरे खिलाफ साजिश की गई है। मेरे साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। जनाब वाला, ये वाकया जिस तरह बयान किया गया है उसमें मुतलक किसी चीज की हाजत, इजाफे की हाजत नहीं है। इससे साफ साबित होता है कि मुलजिमा वहां पे मौजूद थी।
रात गए, अंधेरे, अकेले, प्रोफेसर दामले के साथ खुदकुशी की बातें हो रही हैं। आगे बताइए। आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, वो सफा मिल नहीं रहा, अभी टुडोर का जवाब देता हूँ। हाँ भाई, अगर अब तुमने एक लफ्ज भी मुंह से निकाला ना तो समझ लो। ठीक है मिस्टर सामंत, जनाब इसका हवाला मैं आपको पहले ही दे चुका हूं कि क्या कुछ उस कमरे में होता रहा है। इससे साफ साबित होता है कि मिस बिनारी का तर्ज अमल उस मौके पर बहुत मुश्तबा था, वहां पे बहुत कुछ चल रहा था। सामंत से पूछिए और क्या हुआ। आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, कम वक्त वो सफा भी नहीं मिल रहा। हाँ सामंत, इसके बाद क्या हुआ आगे? ये तो बड़ा मसला बन गया है। हाँ लिखिए, नोट करते ही चली जाइए। लिखे, क्यों नहीं लिखते? लिखे ना, अब तो मेरा बिगाड़ क्या लिखे। ये इस खातून को यकायक क्या हो गया है? सुखात में जी, ये जो कुछ हुआ है गैर मुकव्वता तौर पर, ये हमारी सोसाइटी को क्या हो गया है? आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, गंदगी, सरता सर गंदगी। गोशा कोई ऐसा है जो बचा हुआ हो, जो पाक साफ हो? इसलिए काशिगर जी, इसलिए सोचने वालों का, हम जैसे लोगों का फर्ज है कि इस तरह के मामलात पर संजीदगी और काबिलियत के साथ गौर करें। भैया आप ठीक कहते हैं। लगता है दरवाजा बाहर से बंद हो गया है। मेरा ख्याल है सुखात में जी, इन हालात में गवाही जारी रहनी चाहिए। दुरुस्त फरमाया जनाब वाला, मुल्जिमा को गवाहों के कटहरे में आने की हुक्म सादिर फरमाया जाए। मुल्जिमा मिस बिनारे, तुम्हें यह हुक्म दिया जाता है कि तुम गवाहों के कटहरे में आके खड़ी हो जाओ। खैरियत, मैं इसे लेकर आती हूँ। चलो किनारे, चलो चलो भी, चलो जल्दी चलो, इधर आओ, यहाँ खड़ी। हल्फ उठाने वाली किताब लाइए, मैंने दीजिए, मैं इससे हल्फ उठाऊंगी। मिनारे, कहो, मैं जो कहूंगी सच कहूंगी, सिर्फ सच, महज सच। यह अदालत के कार्रवाई के दौरान दूसरों की मुदाखलत नहीं होगी। इस बीबी को खुद हल्फ उठाना पड़ेगा। यूं समझ लीजिए इसने हल्फ उठा लिया। सुखात में जी, जरा शुरू कीजिए, पूछिए जो पूछना हो। आपका नाम क्या है? लीला दामले? ऑर्डर। नहीं, वो तो प्रोफेसर दामले थे, ये तो मिस बिनारे हैं। मुल्जिमा से तवक्को की जाती है कि अदालत में वकील के सवालों का जवाब दिया जाए। आप मेहरबानी फरमाकर अदालत को ये बताएं कि आपकी उम्र क्या है। मैं बताती हूँ। अरे यही उम्र होगी, 32 या 33 के फिर में होगी, इससे कम नहीं हो सकती, ज्यादा ही होगी। सूरत ही देख लो। 32 या 33? अभी तक लेकिन मुल्जिमा ने तो खुद कुछ नहीं कहा। अदालत में कोई दूसरा बयान नहीं दे सकता। जो मुल्जिमा से सवाल पूछा जाए उसका जवाब उसे खुद देना होगा। जनाब वाला, मैं जिना का बाप फिलहाल बंद कर देता हूँ। मुनासिब वक्त पर उसे दोबारा शुरू किया जा सकता है। अगला गवाह हमारा है, वो है मिसेस काशेकर। मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया था जरा कि मैडम कोई नया शौक काम तो- शुरू करने से पहले ईश्वर से दुआ मांगो, इससे दिल मजबूत होता है। खूब मिसेस काशेकर साहब आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। जरा मैडम का ज़ौक शौक तो मुलाजा फरमाइए। नाम मुंह से निकला नहीं और कटहरे में आ खड़ी हुई। आपको ऐसी बात करना सेब नहीं देता।
खैर हल्फ में पहले उठा चुकी हूँ। मैं और बिनारे यूँ समझिए हमने खटाल उठाया था। मैं जो कहूँगी सच कहूँगी, मैं कोई डरती हूँ क्या? हो मिसेस काशिगर, क्या आप थोड़ी सी मालूमात फराहम करना पसंद करेंगी? आप ये बताइए कि मुलजिमा इतने अरसे तक गैर शादीशुदा कैसे रही? अरे ये कौन सी मुश्किल बात है, उसने शादी नहीं की इसलिए शादी नहीं हुई। मगर मैडम 32 बरस तक? 34 कहिए। आखिर ये कैसे मुमकिन है कि अच्छी भली लड़की, तालीम याफ्ता, 34 बरस तक? लड़की? औरत कहिए, अगर आप उसको लड़की कहते हैं तो फिर मुझे नौजवान खातून कहने में आपको क्या मजाक नजर आता है? अच्छा खैर, हम उन्हें औरत कह लेते हैं, लेकिन अभी तक उसकी शादी क्यों नहीं हुई? आप इसकी कोई वजाहत कर सकती हैं? अजी वजाहत पर डालो। हाँ, जिसे शादी करनी होती है वो पलक झपकते शादी कर लेती है। तो आपका मतलब है कि मिस बिनारे चाहती नहीं थी कि? और क्या, इस जमाने में यही तो कयामत टूटी है कि शादी के बगैर ही सब कुछ हो जाता है। तो फिर भले शादी की जिम्मेदारी सर क्यों ले? इनको तो आराम चाहिए, आराम। भैया हमारे वक्तों में तो ये था कि लड़की जैसी भी हो, जब कुबड़ी हो, फाकुमारी हो या काली हो, उसका ब्याह हो जाता था। मिसेस काशिगर, आपने थोड़ी देर पहले फरमाया कि शादी के बगैर ही सब कुछ हो जाता है, तो इससे आपकी क्या मुराद? हाँ, तो कोई झूठ थोड़ी कहा था। उससे आपकी क्या मुराद है? आप कोई मिसाल पेश कर सकती हैं? हाँ कहो, ज्यादा शर्मीली बनने का ढोंग मत रचाओ। इतनी उम्र हो गई और अकल ना आई। तू भी मेरी उम्र का इससे क्या वास्ता? वकीलों के सवालों का सीधा सीधा जवाब दो। खैर, सब कुछ से मतलब सब कुछ, जिंदगी में सब कुछ। मिसेस काशिगर, लेकिन मुलजिमा के बारे में ऐसा कहना तो बड़ी नाइंसाफी है। मुझे कोई नाइंसाफी नजर नहीं आती। ऐसी बहुत सी मिसालें मिल जाएंगी आपको। दूसरों की मिसालों से हमें क्या लेना देना? आपके पास अगर मिस बिनारे के खिलाफ ऐसा कोई सबूत है तो आप बताएं। अरे इसके तौर द्वार को ही देख लो, इससे बढ़कर और क्या सबूत होगा? मैं कहना नहीं चाहती, आखिर वो हम में से है। मगर भाई, गैर शादीशुदा औरत का मर्दों से मिलने का कोई वक्त, कोई टाइम होना चाहिए, कोई तरीका होना चाहिए। इसको देखा है कैसे खिल खिल कर हंसती है, कैसे कूदती है, नाचती है, कैसे कैसे मजाक करती है। कोई शर्म हया ही नहीं। अच्छा, इससे आखिर मिसेस काशिगर क्या साबित होता है? ज्यादा से ज्यादा हम ये आजाद रवि कह सकते हैं, या ये कि आजाद खातून है वो? आजाद सी आजाद, चलो होगी आजाद। मगर मुझे ये बताइए भैया कि परफॉर्मेंस के बाद हमेशा प्रोफेसर दामले ही क्यों इसको घर पहुंचाने जाते हैं? अच्छा, तो ये बात है जी। प्रोफेसर दामले इसको घर भी छोड़ने जाते हैं। वाह। पिछले सितंबर की बात है। क्यों मुझे पिछले सितंबर की बात है? गवाह को खुद कहना है जो कहे। हाँ, खैर पिछले सितंबर की बात है कि मैं और मेरे शौहर, हमने इनसे पूछा कि चलो बीबी तुम्हें छोड़ आते हैं, इतनी रात में बेचारी कहाँ अकेली जाएगी। मगर इतनी चालाकी से प्रोफेसर दामले को लेके वहां से सिटक गई। वहां होती तो मिलती ना, ये तो ओडनशू हो चुकी थी। हैरत है, बहुत हैरत है। अभी थोड़ी देर पहले कैसे दुहाई दे रही थी, कैसे चीख चीख के कह रही थी ये सब झूठ है, फरेब है, जाती है। और अब जैसे से सांप सुन गया हो। इसी से पता चलता है कि सच्ची बात को ज्यादा देर तक ढका छुपा के रखा नहीं जा सकता। आपको लगता है ये कोई सच्चाई छुपा रही है? प्रोफेसर दामले का इससे क्या रखता है? और ये बताइए कि प्रोफेसर दामले तो शादीशुदा आदमी है। हाँ, खैर से कुंबे वाला है, 5 बच्चे हैं उसके। तो मैडम ये भी तो हो सकता है कि मिस बिनारे ने प्रोफेसर दामले का सहारा इसलिए लिया हो कि जिम्मेदार आदमी बुजुर्ग है। अरे तो हम मियां बीवी के बदमाश हमारा है। चलो प्रोफेसर दामले तो उम्र वाला है। बालू का क्या ख्याल है? बालू इसका क्या वाक़या है? मैडम बालू का क्या वाक़या है? हाँ, यही तो बताने लगी है। एक शो के बाद इस बीबी ने बालू को नखरे दिखाना शुरू कर दिए। बालू, मुझे तुमने बताया था ना? नहीं। शुक्रिया मिसेस काशिगर, आपकी शहादत मुकम्मल हो गई। अब आप जा सकती हैं। जनाब वाला, मिस्टर बालू रोकड़े को एक मर्तबा फिर गवाहों के कटहरे में तलब किया जाए। बालू, सब सच सच बता देना, डरने की जरूरत नहीं है। मिस्टर बालू रोकड़े, हल तो आप पहले ही उठा चुके हैं। देखें, मिसेस काशिगर ने आपके बारे में और मुलजिमा के बारे में एक हिजान अंगेज बयान दिया। तुमने मुझसे कहा नहीं था? मैं उस रात शो के बाद
जो कुछ भी वाकया आपने देखा है, अच्छा हो बुरा हो, खुशगवार ना खुशगवार, वो पूरा वाकया अदालत के सामने बयान कर दें, ये आपकी जिम्मेदारी है। शर्माने झिझकने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, बताएं, बयान कर दें। खौफजदा होने की क्या बात है? ये अदालत है भाई, यहाँ एक कानून है, एक ज़ाब्ता है। बताइए, जवाब दीजिए। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। क्या? हाँ, हाथ पकड़ लिया? और उसके आगे फिर क्या हुआ? मैं बताती हूँ। मैंने कहा कि ये अच्छी बात नहीं है, ये बुरी बात है, मुझे पसंद नहीं है, ये तुम पर जेब नहीं देता, मैंने यही कहा था। उसके आगे फिर क्या हुआ? फिर मैंने अपना हाथ छुड़ा लिया, ये परे हट गई, कहने लगी कि किसी से कहना मत कि क्या कुछ हुआ था। जनाब वाला, इसका मतलब यह है कि मुलजिमा ने बालू जैसे लड़के के साथ, जो उससे उम्र में बहुत छोटा है, अकेले में ऐसे नाज़ेबा हरकत की, बल्कि यही नहीं बल्कि उसे धमकी भी दी कि अगर ये बात फैली तो तुम्हारी खैर नहीं। मगर भांडा फूट गया। मेरा ख्याल है सुखात्मे जी, अब मिस्टर बालू रोकड़े, अब आप जा सकते हैं। सुखात्मे जी, मेरा ख्याल है जी मेरा ख्याल है कि मुझे गवाही की जरूरत है। जी जी ठीक है, इन साहब की भी गवाही सुन लें। मिस्टर बुला लीजिए इनको एक बार। मिस्टर पोंक्षे को गवाह के तौर पर तलब किया जाए। पोंक्षे हाजिर हो। मिस्टर पोंक्षे, मिस बिनारे सर, मिस बिनारे के बारे में तो मुझे आपसे कुछ अर्ज करना है। जरा बीबी से पूछिए तो सही, इनके पर्स में हमेशा टिक 20 की शीशी क्यों रहती है? यही कसर रह गई थी। हैं? टिक 20। जी जज साहब, टिक 20 बहुत ताकतवर जहर है, खटमलों को मारने के लिए इस्तेमाल होता है, बड़ी मशहूर चीज है। मिस्टर पोंक्षे, आपको पहले कब पता चला कि मुलजिमा ने अपने बैग में मज़कूरा शीशी रखी थी? दरअसल बात कुछ यूं है कि मिस बिनारे की एक कमसंद शागिर्दा हमारे मकान के एक हिस्से पर किराए पे रहती है भाई। तो कोई 10 रोज पुरानी बात होगी, वो आई मेरे पास, उन्होंने कहा कि ये चीज हमारी मिस ने आपके लिए भिजवाई है। आप लोग यही समझेंगे टिक 20 नहीं, वो था एक लिफाफा, वो भी सरबाब मोहर। मैंने उसको खोला तो उसके अंदर से एक और लिफाफा निकला, जनाब वो भी सरबाब मोहर। फिर उसके अंदर से एक पर्चा निकला, जब मैंने उसको खोला उस पर लिखा था कि क्या आपसे मुलाकात हो सकती है? अच्छा, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। कोई 1:15 बजे स्कूल की पड़ली तरफ जो रेस्टोरेंट है वहां आके मेरा इंतजार करिएगा। ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, लेकिन मैंने सोचा कि मामला क्या है। मैं जा पहुंचा जानने के लिए कि मामला क्या है। अब मैं वहां जब पहुंचा तो कोई 5 मिनट गुजरे होंगे, मिस बिनारी यूं लपक जपक आ गई, लेकिन चेहरे से साफ पता चला कि कोई एहसास जुर्म से सता रहा है। बस ये हुआ। फिर मिस बिनारे ने मुझसे पूछा, मैंने उनसे पूछा कि क्या मसला है, क्या बात करनी है। उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ नहीं, ये पब्लिक प्लेस है, यहाँ हमें कोई देख लेगा। अब मैं भी ऐसी चौंका। उन्होंने बोला कि फैमिली रूम में चलते हैं। शाबाश। हम गए वहाँ, हम बैठे, चाय का ऑर्डर दिया, कुछ बातें की। फिर जब उनकी बात खत्म हो गई तो पर्स से रुमाल निकालने के लिए उन्होंने अपना पर्स खोला तो उसमें से शीशी निकल आई। टिक 20 की शीशी लुढ़क पड़ी उसमें से। जी बिल्कुल, टिक 20 की शीशी। लेकिन मिस बिनारे आपसे किस मुद्दे पर बात करना चाहती थी? आपने ये बात अभी तक क्लियर नहीं बताई हमें। यही तो बात है, बीवी ने मुझसे शादी की ख्वाहिश का मुजाहरा किया था। जी शादी की ख्वाहिश का। यानी बच्चा किसी और से और शादी किसी और से। जी ये आपको किसने बताया कि ये अमल से थी? क्या पहुंचे, तुम सही कह रहे हो? हाँ तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो मिस्टर पोंक्षे, क्या आप इस आला जर्फी करने के लिए तैयार थे कि माँ के साथ बच्ची को भी अपनाया जाए? जवाब तो वाज़ेह है। तो इसका मतलब है कि आप ये जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं थे? बिल्कुल नहीं। बस आगे अपना बयान जारी रखिए।
हम जब वहां जाके बैठे तो कुछ इस किस्म की हाँकने लगे कि सुगात में बहुत अच्छा आदमी है, किस्मत का हेटा है, बैरिस्टर्स रूम में बैठकर पेशेंस खेलता रहता है। लोग ऐसा कहते हैं कि जिस किसी का भी मुकदमा इसके पास जाए तो वो जेल जाएगा ही जाएगा। बयान जारी रहे। जज के सामने तो उसकी जबान जैसे बंदी हो जाती है। उसके बाद कुछ इस किस्म की बातें की कि हाँ काशीकर जी बेचारे बालू को बहुत सताते हैं। असल में उनको ये शक सताता रहता है कि मिस्टर बालू और मिसेस काशीकर, इन दोनों के दरमियान कोई चक्कर चल रहा है। असल में इनकी आपस में कोई औलाद नहीं है ना। ये कहा था इसका कोई ने? जी, और भी बहुत सी बातें थी। उसने मेरे बारे में क्या कहा था? अरे नहीं, तुम्हारे बारे में क्या कहेगी? तुम्हारे बारे में तो सिरे से कोई बात नहीं। मेरे बारे में जरूर कहा होगा। मुझे मालूम है मैडम मेरे बारे में क्या ख्याल रखती है। मैं कुछ नहीं कहा था। खैर, कुछ इस किस्म की बातें करने के बाद हम मुद्दे की बात पर आ पहुंचे। फिर इसने कहा, ये हंसी हंसी में पूछने लगी, अच्छा ये बताओ किसी के साथ सेट लड़ा रखी है? मैंने कहा जब तक मुझे मेरी पसंद की लड़की नहीं मिल जाती मैं शादी नहीं करूंगा। जिस पर वो बोली कि पसंद की लड़की से तुम्हारी क्या मुराद है? कौन सी सिर्फ चाहते हो? मैंने कहा आमतौर पर लड़कियां बड़ी लव होती हैं, अकल से बिल्कुल पैदल। अच्छा, मुझे समझदार लड़की की तलाश है। फिर ये बोली कि लड़की समझदार तो दो घड़ी में तो नहीं हो जाती। समझबूझ का ताल्लुक तो तजुर्बे से आता है, और तजुर्बा, मैंने कहा पता नहीं। फिर ये बोली कि तजुर्बा का ताल्लुक उम्र से है, कुछ इस बात से कि आपने जिंदगी किस तरह गुजारी है, यानी क्या आप रविश से हटकर गुजारी है? अगर इस तरह गुजारी है तो इसका तजुर्बा खुशगवार नहीं होता, इसमें बहुत दुख होता है। मिस्टर पोंग के मुलजिमा ने आपसे इजहार मोहब्बत वगैरह भी किया था? मेरा बयान तो कंप्लीट हो गए थे। हाँ, तो मैं कहा था, मुझे आपने बता दिया। हाँ, इन्होंने कहा कि इसका तजुर्बा इतना खुशगवार नहीं होता। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने पूछा कि तुम्हारी नजर में है कोई ऐसी लड़की जो अच्छी बीवी बन सके? उसने बोला हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल ऐसी जैसी तुम चाहते हो। हाँ, रविश से हटा हुआ उसका ढब है, उससे मुफाहिमत करनी होगी तुम्हें। अब मैंने ये पूछा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये बीवी मेरी शादी के लिए इतना तरद्दुद क्यों कर रही है। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि रविश से हटे हुए ढब से तुम्हारी क्या मुराद? फिर वो बोली, फिर उसने कहा कि लड़की बहुत दिल शिकस्ता है, इन्हीं दिनों एक तबाहकुन तजुर्बे से गुजरी है, कैसे बताऊं तुम्हें। और ये कहते कहते उसकी जबान फिसल गई। बस कुछ यूं कहा कि उसकी मोहब्बत का फल उसकी कोख में है। जी हाँ, फिर कहा कि इसमें उसकी अपनी कोई खता नहीं, हो सकता है, सॉरी, इसमें इसकी अपनी कोई खता नहीं, इसका मामला बहुत संगीन है। बच्चा वो जाया नहीं करना चाहती, इसी बच्चे के खातिर वो जिंदा भी रहना चाहती है और शादी भी करना चाहती है। मुझे यही तो सता रहा था। अब मुझे ये शक पड़ा कि अब मुझे थोड़ा सा शक पड़ा। मैंने इसलिए कुछ यूं कहा कि हाय बेचारी, बड़ी बदकिस्मत लड़की थी वो, मगर वो मकरू आदमी था कौन? और उसने जवाब दिया प्रोफेसर दामले। नहीं, पहले तो उसने ये कहा कि उसे मकरू आदमी मत कहो, क्या पता कोताही उस लड़की में ही हो। वो ही उसे यकीन ना दिला सकी हो कि वो उससे कितना प्यार करती है। वो लड़की तो उसकी अक्ल दानिश की परिस्तार थी ना, लेकिन उस शख्स के लिए उसका जिस्म सब कुछ था। अब सवाल ये है कि मिस बिनारे प्रोफेसर दामले की जीवन, प्रोफेसर दामले आ गई बिल्ली थैले से बाहर काशीगर जी। जिस चीज का इंतजार था वो हो गया। सच्ची सच्ची बताऊं, मैंने कसम खाई थी कि नाम जाहिर नहीं करूंगा, मगर
कोई हरज नहीं मिस्टर पोंक्षे, कम से कम अदालत की हद तक तो कसम तोड़ना हरगिज गुनाह की बात नहीं है। और आपने एक नए काम के लिए कसम तोड़ी है, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तो मुकदमे को आगे बढ़ाते हैं। खैर उसके बाद ये बीवी मेरे कदमों में जा गिरी। मैंने बोला मिस बिनारे ये तुम्हें जीत देता है? ये जो तुमने मेरे सामने पेश किया है इसको मैं अपनी तौहीन समझता हूँ। क्या मैं इतना गया गुस्सा दिख रहा हूं? तो जब उसने मेरी आंखों में देखा तो फौरन से उठ खड़ी हुई। इसने बोला क्या तुम ये समझ रहे हो कि अभी तक जो मैंने बयान किया सब सच है? ये तो सिर्फ मजाक है। मजाक? महज सिर्फ एक मजाक। मजाक? वाकई? जी जी ऐसे ही कहा था इसने, लेकिन इसकी आंखों में आंसू मड़ आए थे। मुंह से तो ये मजाक कह रही थी, लेकिन इसकी आंखें कुछ और बता रही थी। शुक्रिया मिस्टर पोंक्षे, इस प्रेम की शहादत के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। अब आप जा सकते हैं। लेकिन क्या? अब आप जा सकते हैं। मुअज़्ज़िज़ साइंसदान मिस्टर पोंक्षे, अब आप तशरीफ लेकर जाएं। हाथ में जी अगले गवाह को बुलाइए। जी, अगला गवाह कोई कारने साहब को बुलाइए। ठहरिए, मुझे इस मुकदमे के लिहाज से एक जरूरी मुकदमे से पर्दाफाश करना है। हाँ, इसलिए हमने कटहरा बनाई है। आइए। हुकुम। हमारा एक चुप सी क्यों लग गई? बोलिए गार्डन जी। जवाब दीजिए। हमारा एक दोस्त जो पिछले साल एक मैच में खेल रहा था, जो जिमखाने में हो रहा था, उसने हमें बताया कि वो मुल्जिमा को जानता है। हमारा मुश्तरका दोस्त मुल्जिमा का कज़न निकला। उसने मुझे एक अहम बात बताई है और मुझे पर्दाफाश करने को बताया। फरमाइए। मसला ये है कि वो हमारा एक दोस्त मुल्जिमा को जानता है और उसने एक अहम बात से पर्दाफाश किया है। वही बताइए अदालत। एक दफ़ा उसने मुल्जिमा ने एक दफ़ा खुदकशी करने की कोशिश की थी। अच्छा, टिक 20 आप समझ आता है कि उन्होंने जहर की बोतल जेब में क्यों रखी। चलें आगे बढ़ें। मसला ये है कि मुल्जिमा को एक दफ़ा अपने मामू से प्यार हो गया। उसी मामू वजह से यानी जनाब वाला माँ का भाई, कितनी अखलाक से घिरी हुई बात है। उसी वजह से उसने खुदकशी की कोशिश की। वो यही बात से पर्दाफाश कर रहा था। बस यही इजाफा फरमाना था आपको। जी बिल्कुल। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। सुखात में जी, मैं अदालत के एहतराम को बालाताक रखना चाहता हूं और आपसे चाहता हूं कि आप वकील से दरख्वास्त कीजिए और काशीगर जी को बुलाइए कटहरे में। जनाब वाला आप हाँ, मैं एक जरूरी शहादत पेश करना चाहता हूं। जनाब वाला से दरख्वास्त की जाती है कि वो अदालती अपने अदालती कार्रवाई को बालाई ताब रखकर गवाहों के कटहरे में तशरीफ लाएं। जी काशीगर जी, आपका पेशा? सोशल वर्कर। मुल्जिमा को जानते हैं? बहुत खूब जानता हूं। हुआ यूं, मुंबई की एक मारूफ शख्सियत नाना साहब शेंडे के यहाँ हमारा अक्सर जाना होता है। शेंडे जी और मेरा ये रिश्ता है कि हम दोनों सोशल वर्क करते हैं। खैर से वो एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन भी हैं। शेंडे जी इखलाक में तो बहुत मुख्तलिफ है मुझसे। खैर ये बात यहाँ ज़ेरे बहस नहीं है। एक बार मैं किसी जरूरी मसले में उनसे राब्ता करने गया तो उनके घर पे बैठा हुआ था। एक बार तो आप उनके घर पे पहुंचे और वहां पे और कौन कौन था और हो क्या रहा था, बताएं। बराबर वाले कमरे से बात करने की आवाज सुनाई दे रही थी और एक आवाज तो नाना साहब की थी और दूसरी आवाज को जानी पहचानी मालूम हो रही थी। इतनी देर में क्या आवाज पहचान पाता, वो आवाज ही आना बंद हो गई। अच्छा, थोड़ी देर बाद नाना साहब जब अंदर से जेरे अहमद हुए तो मैंने उनसे पूछा, नाना साहब किससे बात हो रही? उन्होंने फरमाया, यार ये खातून है, टीचर है एजुकेशन सोसाइटी के हाई स्कूल की, उस पर इंक्वायरी चल रही है, कहती है खत्म करवा दो। जवान है, सीधा मना तो नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने बोला किसी और वक्त आकर मिलो, सोचते हैं। तब मुझे एहसास हुआ
वो खातून कोई और नहीं, यही खातून थी, यानी मिस मिनारे। मैं 101% यकीन के साथ कह सकता हूं वो आवाज इसी खातून की थी, यानी मिस मिनारे की थी। लेकिन मिस्टर काशेगर साहब, आप इस तरह वसूख के साथ कैसे कह सकते हैं कि वो यही थी? सुखादमी जी, आज नाना साहब की सालगिरह है। सुबह जब मैं उनके घर हार लेकर पहुंचा तो वो बहुत गुस्से में किसी से फोन पे बात कर रहे थे। शादी से पहले हम, ये गुनाह है, और ऐसी हालत में वो औरत क्लासे पढ़ाए, ये तो गैर अखलाकी बात है। तो इन हालात से आपको क्या लगता है ये किसकी बात हो रही थी? अच्छा, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं वो कोई और खातून नहीं, मिस मिनारे ही है। ठीक है। अच्छा, आपको यही इजाफा करना था या और भी कुछ आप अदालत के सामने अर्ज करना चाहते हैं? आप मुझे क्या बच्चा समझते हैं? नहीं। 40 साल से समाज का मुताला कर रहा हूं, इतना तो जानता हूं कि क्या बात हो रही है और क्या नहीं। वो बात मिस मिनारे की हो रही थी। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि आप अगले गवाह को बुलाएं और अपना अदालती कार्रवाई जारी रखें। इस अहम तरीन गवाही के साथ इस्तिगासे की कार्रवाई अपने पाए तकमील तक पहुंचती है। जनाब वाला, मिस बिनारी के खिलाफ जो इल्जाम है उसकी नौइयत बहुत संगीन है। इस औरत ने, जो कि मुल्जिमा है, ममता के पाक दामन को, जो कि आसमानों से ज्यादा पाकीज़ा है, दागदार कर दिया। इस सूरत में कानून जितनी सख्त सजा इसके लिए तजवीज करेगा वो मुकाबलतन नरम होगी। मुल्जिमा का चाल चलन इंतहाई मकरूह है, अखलाकी दिवालियापन की मिसाल है। यही नहीं बल्कि इसके इस फैल ने सारी समाजी और अखलाकी कदरों पर सियाही तल दी है। जनाब वाला, मुल्जिमा पर तुफुलकशी का इल्जाम है, लेकिन इससे भी बढ़कर मुल्जिमा के ऊपर एक इल्जाम है, और वो शादी के बगैर मां बन जाने का इल्जाम। शादी के बगैर मां बन जाने को हमारे धर्म, हमारे कल्चर ने हमेशा एक घिनौना जुर्म तस्वुर किया है। यही नहीं जनाब वाला, मुल्जिमा उस बच्चे को परवरिश करने की नीयत रखती है, और अगर इसकी ये नीयत परवान चढ़ती है, ये ख्वाहिश परवान चढ़ती है, तो हमारे समाज और हमारे मुल्क की तहजीब खाक में मिल जाएगी और हमारा समाज खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि मुल्जिमा के खिलाफ सबूतों को मद्देनजर रखते हुए कोई भी नरमी न बरती जाए, बल्कि इसका औरत होने का भी फायदा उनको नहीं दिया जाए, और उनके खिलाफ सख्त से सख्त नोटिस लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और मैं हर साहिब फिक्र शहरी से, फाजिल जज से दरख्वास्त करूंगा कि इस नापाक साजिश को नाकाम बनाया जाए। इसके साथ ही इस गुजारिश के साथ मैं अपनी कार्रवाई इख्तिताम को पहुंचाऊंगा। मैडम मिस मिनारे, इससे पहले अदालत तुम्हारे खिलाफ अपना फैसला सुनाए, तुम कुछ बोलना चाहोगी? जी साहब, मैं वकील का, मिस बिनारी का वकील हूँ, मैं कुछ अर्ज जी करना हाँ। चाहता हूँ। मुझे बहुत कुछ कहना है। कितने बरस हो गए मेरे मुंह से एक बात भी नहीं निकली। कितने मौके आए और निकल गए। कितने तूफान मेरे अंदर उमड़ते रहे और उमड़ कर हलक तक आए, और मेरे दिल में एक नाला उठा, मौत की तरह का नाला। लेकिन हर मर्तबा मैंने अपने होठ सीखे। मैंने सोचा, समझेगा कौन समझ सकता है। लेकिन जब लफ्ज़ों की मुख्तलिफ लहरें उठती हैं और मेरे सिले हुए होठों से टकराती हैं, तो मुझे अपने इर्द गिर्द के लोग कितने मूर्ख, कितने अहमक और कितने सादा दिखाई पड़ते हैं। वो शख्स भी जिसे मैं अपना जानता हूँ। ऐसे में मैं सोचती हूँ कि मैं हंसूँ, इतना हंसूँ कि फट करूँ, लेकिन मैं रोया करती। मैं सोचती कि इतना चीख करूँ कि मेरी अंतड़ियाँ निकल पड़े, मेरा जिगर फट जाए। लेकिन हम जब जिंदगी हार नहीं सकते तो फिर हमें इसकी कदर मालूम होती है, जीने की कदर मालूम होती है। हर साथ, हर घड़ी कितनी नई, कितनी ताख़ीर केस नजर आती है। खुद अपना आप, अपना वजूद नया नया सा लगने लगता है। आसमान, परिंदे, बादल, सूखे पेड़ की टहनी जो कितनी आसानी से गम खा जाती है, दरीचे पर लहराता पर्दा, चारों तरफ छाई खामोशी,
दूर से आती आवाज़ें, इंतहा ये कि अस्पताल में जो दवाओं की तेज़ बू होती है उससे भी हर चीज़ से ज़िंदगी उबलती मालूम होती है। जो खुदकुशी नाकाम हो जाए उसमें बहुत मुसर्रत होती है, जीने से ज़्यादा उसमें मुसर्रत होती है। लेकिन जब आपको ये पता चल जाए कि किस्मत ने आपको बचा लिया है तो ये कितनी मज़ाइका खेज बात है कि आप अपनी दानिश में अपनी ज़िंदगी को ठिकाने लगा देते हैं। लेकिन जब आप सोचते हैं कि आपको ज़िंदगी ने बचा लिया है, लेकिन फिर भी आपको तस्कीन किसी सूरत हासिल नहीं होती। ज़िंदगी ये है, ज़िंदगी वो है, ज़िंदगी ये चीज़ है, ज़िंदगी का ये रंग है, ज़िंदगी का वो रंग है, ज़िंदगी की ये मिसाल है। ज़िंदगी दगा है, ज़िंदगी फरेब है, ज़िंदगी दारू है, ज़िंदगी बेहकीकत है, लेकिन इसके बावजूद इसकी हकीकत है। जनाबे वाला, मैं चाहती हूँ कि ज़िंदगी के खिलाफ इंक्वायरी कराई जाए। ज़िंदगी इसकी मुस्तहिक नहीं कि उसे ज़िंदगी मिले। ज़िंदगी एक ऐसी नागिन है जो डस देती है। लेकिन क्या कभी मुझसे अपने काम में कोताही हुई? मैंने तो इन बच्चों को पढ़ाने लिखाने में अपनी सारी जान लड़ा दी। मैंने तो इन्हें बहुत मेहनत से पढ़ाया है। मैंने इन्हें पाकीज़गी का सबक सिखाया। लेकिन आप लोगों को एक बात बताऊं, मैंने ये सारा जहर खुद पी लिया, इसका एक कतरा भी इनके हलक में नहीं उतरने दिया। मैंने इन्हें हुस्न जमाल का तरीका सिखाया, सबक पढ़ाया, मैंने उन्हें पाकीज़गी की तालीम दी। लेकिन आखिर क्यों आप लोग मेरी नौकरी के पीछे पड़े हैं? मेरा अपना मामला है, मेरा निजी मामला है, मैं जो चाहूँगी करूँगी। हर इंसान को इस चीज़ का हक होता है कि वो अपने फैसले खुद तय करे। हर इंसान का अपना तौर होता है, अपना तरीका होता है, हर इंसान का अपना मैदान होता है। किसी को इसमें कोई गर्ज नहीं होना चाहिए। चुप, हाँ चुप, खामोश, बैठ जाओ, निचले होके बैठो। हाँ तो बच्चों, ये लोग कौन है? ये लोग 20वीं सदी के मजहब लोगों की फानी वाक़ियत है। इनकी शक्लें देखो कितनी खूंखार है, होठों पर खूबसूरत फरजूदा जुमले। इनकी तोंदे देखो, इसमें नाआसूदा ख्वाहिशात भरी पड़ी है। नहीं नहीं, मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे इन लोगों से खौफ आता है। ठीक है, मैं मानती हूँ मुझसे गुनाह हुआ है, मुझसे पाप हुआ है। मुझे अपने माँ के भाई से इश्क हुआ। मेरी जवानी के दिनों में एक वही तो था जिसका साथ मेरे साथ मुयस्सर था। रोज वो मेरे जोबन की तारीफ करता। अजीब सी कैफियत थी, ऐसा लग रहा था कि मैं इसमें तहलील हो रही हूँ। इसके साथ यकजा होना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन अगर वो दूसरा तुम्हारा मामू है तो क्या ये गुनाह है? उस वक्त मेरा 14 का सन था, मुझे ये भी नहीं पता था कि गुनाह क्या होता है। तो अपने माँ की कसम खाती हूँ, मुझे ये भी नहीं पता था कि गुनाह क्या होता है।
मैंने सोचा कि मैं इससे शादी करूंगी, जिंदगी बसर करूंगी। जो ख्वाब खूबसूरत सा मैंने देखा था उसे बसर करूंगी, जैसे सब लोग बसर करते हैं खुला खुला। लेकिन सब मेरी इस बात के खिलाफ थे, यहाँ तक कि मेरी माँ भी। और वो शख्स तुम दबा के भाग खड़ा हुआ। मुझे गुस्सा आ रहा था, मेरा खून खौल रहा था, दिल चाह रहा था कि उसके मुंह पे थूकूं, लेकिन जो सोच रही थी उसका उलट कर रही थी। अपने घर के छज्जे से छलांग लगा दी, सोचा कि किसी सूरत मौत आ जाएगी, लेकिन मौत नहीं आई। मेरा जिस्म जिंदा रहा। और फिर मैंने सोचा कि मेरे जज्बात मर गए, लेकिन मेरे जज्बात नहीं मरे थे। मुझे फिर मोहब्बत हुई, मैं फिर मोहब्बत में गिरफ्तार हुई। और इस बार ये मोहब्बत अंधी नहीं थी, ये दाना बीना मोहब्बत थी। ये मोहब्बत नहीं, परस्तिश थी। ये मोहब्बत नहीं, परस्तिश थी। लेकिन फिर वही गलती हुई, मैंने परस्तिश की कुर्बान गाह पे अपना जिस्म भेंट चढ़ा दिया, और मेरे दानिश्वर देवता ने मेरी भेंट कबूल कर ली और अपनी राह चला गया। उसके नज़दीक उसके नज़दीक मेरे दिमाग की ज़रूरत नहीं थी, उसके नज़दीक परस्तिश की भी ज़रूरत नहीं थी। उसके नज़दीक वो देवता नहीं, वो आदमी था। उसके नज़दीक जिस्म ही सब कुछ था, और सब कुछ जिस्म के लिए ही था। फिर वही जिस्म। मुझे नफरत है इस जिस्म से, मुझे घिन आती है इस जिस्म से, लेकिन क्या करूं? रह दे के यही तो रह जाता है मेरे पास। एक यही तो है जिसका सहारा है मेरे पास, एक यही तो है। जिस्म ही सब कुछ होता है इंसान के लिए, लेकिन जनाब वाला, मेरी दरख्वास्त के फैसला सादर फरमाया जाए। अदालत सारे सबूतों गवाहों को मद्देनजर रखते हुए मिस मिनारे को कैद की सजा सुनाती है और ये बच्चा खत्म करने का हुक्म देती है, और तब तक उनकी नौकरी का भी खात्मा करने का हुक्म देती है। नाटक शुरू हो गया। आखिरी अदालत। अरे अरे, मुझे तो पता ही नहीं चला वक्त का। चलो किनारे उठो उठो, शुरू होने का टाइम हो गया शो का। उठो, ये तो सिर्फ खेल था। मिनारे, अरे आओ ना, उठाओ। मिनारे, मिनारे उठो। अरे उठो, शो तो करना ही पड़ेगा। रात में शो है मिनारे। आओ चलो, रात के शो में चलते हैं। चाहिए